हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रिंस शर्मा, विद्वान एजुकेशन एंड करियर कंसल्टेंट्स की तरफ से आज आपके साथ मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि कनाडा का स्पाउस वीज़ा। तो स्पाउस वीज़ा को नॉर्मली लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि एक ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा स्पाउस को। तो इसी के बारे में थोड़ा ब्रीफ डिटेल में जानेंगे। तो चलते हैं, वीडियो में बनते हैं। और आप सभी लोग देख ही रहे हैं, जैसे कि ये स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि प्रोसेस फ्लो स्पाउस वीज़ा विद ओपन वर्क परमिट। तो फ्रेंड्स, हमें ये सबसे पहले तो ये समझना है कि ये स्पाउस वीज़ा है क्या, ठीक है, और ओपन वर्क परमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्पाउसल वीज़ा लेने का, जिसमें कि ओपन वर्क परमिट भी मिले, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एंड तक आप इस वीडियो में बने रहिए। आपका कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कीजिए, मैं उनके जवाब दूंगा। या अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं मेरे फ़ोन नंबर पर, तो फ़ोन नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं कि सबसे पहले ये समझते हैं कि स्पाउस वीज़ा क्या है। तो कनाडा में स्पाउस वीज़ा क्या कहलाया जाता है कि अगर आपका कॉमन लॉ पार्टनर या स्पाउस, वेदर ही और शी इज स्टडिंग और वर्किंग इन कनाडा, तो आप एलिजिबल हैं आपका स्पाउसल वर्क परमिट वीज़ा के लिए, ठीक है। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अगर आपका स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर कनाडा में आपका या तो स्टडी कर रहे हैं या वहाँ पर वर्क कर रहा है, वर्क परमिट के ऊपर पीआर है, तो वो आप एलिजिबल हो एज अ स्पाउस होल्डर कि आप ये स्पाउसल वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और आपको मिल सकता है। और उसको मिलकर आप क्या कर सकते हो, वो जब आपको स्पाउसल परमिट मिल जाएगा तो आप वहाँ पर जा भी सकते हो, रह सकते हो, आप वर्क कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ओपन वर्क परमिट है, तो ये ओपन वर्क परमिट में आप कोई एम्प्लॉयर स्पेसिफिक नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के पास ही जाकर काम करना है या पर्टिकुलर आपने जॉब प्रोफाइल पर ही काम करना है। यू कैन डू एनी काइंड ऑफ वर्क ओवर देयर ऑन दिस टाइप ऑफ वीज़ा। तो ये स्पाउस वीज़ा का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि स्पाउस वीज़ा इतना पॉपुलर क्यों होता जा रहा है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये मिलता है कि जो स्पाउस अभी इंडिया में है, उसने ये अप्लाई करना है, तो उसके लिए कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें कोई आईएलटीएस के स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो एलिजिबल है अपने स्पाउस के बेसिस पे, क्योंकि उसका स्पाउस वहाँ स्टडी कर रहा है, उसने सारी कंडीशंस वो पूरी करी हुई हैं, उसके बेसिस पे वो स्टडी कर रहा है या वर्किंग में है, तो वो आपको कॉल कर सकता है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं अगर, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज एलिजिबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या बेनिफिट मिलता है कि आप वहाँ पर ओपनली वर्क कर सकते हैं। अब कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयर स्पेसिफिक इसमें कुछ नहीं है जिसमें कि आपको LMIA लेना पड़े। LMIA जिसे कहते हैं वर्क परमिट, वहाँ के कागज़ आएंगे एम्प्लॉयर के, तो वो जो कागज़ के हैं कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट चाहिए होती है। जो भी कनाडा में कोई एम्प्लॉयर है, तो वो अगर LMIA के अंडर आ रहा है, तो एक ESDC डिपार्टमेंट है, वहाँ से उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है, ये लेटर इश्यू करना पड़ता है, LMIA लेटर, उसके बेसिस पर ही आपको जॉब मिलता है। तो इसमें ओपन वर्क परमिट में एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आप अपने पार्टनर के साथ रह सकते हो, ठीक है, और कनाडा का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, जो कि आगे आपके काम आएगा। वहाँ का वर्किंग कल्चर, वहाँ का लिविंग स्टाइल कल्चर, आप वहाँ आगे कैसे PR हो सकते हो, ये सभी चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। उसके बाद समझते हैं कि ओपन वर्क परमिट है क्या है। तो ओपन वर्क परमिट क्या है, एक ऐसा आपको परमिट मिल जाता है, ऐसी परमिशन मिल गई
तो जो कि जॉब या एम्प्लॉय स्पेसिफिक तो है ही नहीं है, ठीक है। तो आप ओपनली किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम कर सकते हो। तो ये है ओपन वर्क परमिट। तो इसमें कोई भी LMIA की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई ऐसा एम्प्लॉयर जो कि LMIA के अंडर नहीं आता उससे कोई ऑफर लेटर की ज़रूरत है प्रायर टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा, ठीक है। तो ये ओपन वर्क परमिट होता है। उसके बाद आते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, हु कैन अप्लाई फॉर एन ओपन वर्क परमिट। ये जो वीज़ा की बात कर रहे हैं तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर इसमें दिए हुए देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हु ग्रेजुएट्स फ्रॉम अ DLI आर एलिजिबल फॉर PGWP प्रोग्राम। तो DLI क्या है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होता है, और वो ऐसे इंस्टीट्यूट में अगर कोई स्टूडेंट स्टडी कर रहा है और वो जो कोर्स उसने ले रखा है वो कोर्स PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है, देन ही और शी कैन गेट ओपन वर्क परमिट, ठीक है। तो ये ओपन वर्क परमिट उसे मिल जाता है। उसके बाद अगर आपने अप्लाई किया PR के लिए तब भी आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर आप फैमिली डिपेंडेंट और फैमिली मेम्बर हैं और जिसने PR के लिए अप्लाई किया हुआ है तो भी आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। इफ़ यू आर अ स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ अ लो और हाई स्किल्ड वर्कर, ये भी कैटेगरी है, तब भी आपको एक ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। बट इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली कि आपका स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट है वहाँ पर, ठीक है, तो उसके स्पाउस को ये ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। तो आज हम पर्टिकुलर इसी के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि आपको ओपन वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आपका स्पाउस बैठा है कनाडा में, ठीक है, तो आपने यहाँ से अप्लाई करना है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और वहाँ से क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे कि आप पूरी फाइल बनाकर हम लॉन्च कर सकते हैं। आपका कंसल्टेंट फाइल अगर लॉन्च करता है या आप खुद भी लॉन्च करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा। इसमें किसकी आइडेंटिटी के प्रूफ लग रहे हैं, आपके जो एप्लीकेंट है, ठीक है, जो अभी इंडिया में है उसने अप्लाई करना है तो उसके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगा। तो वो क्या लगेगा, एक तो वैलिड पासपोर्ट लगेगा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं, तो वो लगेगा। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिजिटल फॉर्म में लगेंगी, स्कैन करके लगेगी। तो उसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशंस क्या है वो मैंने इसमें मेंशन कर दी है कि मैक्सिमम जो है 6 मंथ्स ओल्डर फोटोग्राफ चाहिए। ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर्ड हो जाए तो बेटर है, अदरवाइज ब्लैक एंड वाइट भी चल सकती है। उसके बाद उसका साइज़ क्या चाहिए, 35 to 45 mm चाहिए, और जो वाइट प्लेन बैकग्राउंड चाहिए, क्लियर फेस चाहिए, ठीक है, और उसके बाद न्यूट्रल फेशियल एक्सप्रेशन चाहिए। तो ये कुछ फोटोग्राफ की स्पेसिफिकेशन है, ये आपको चाहिए। उसके बाद चाहिए आपका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, कि आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप का आपको प्रूफ देना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। तो उसमें क्या है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। तो मैरिज सर्टिफिकेट पुराना कितना होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ्स का, अगर 1 ईयर का है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप लग जाएगा। आप ये कहते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट के साथ और क्या लगाएं, और क्या लगा सकते हैं, आपका कोई फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं, जो भी आपका तो रिंग सेरेमनी है, मैरिज की है, या कोई रिसेप्शन पार्टी आपने दी है, उसकी 10 to 12 फोटोग्राफ्स आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि आपके फाइलिंग में विटेज देगा, राइट। उसके बाद आप हनीमून की ट्रैवल की भी हिस्ट्री लगा सकते हो। आप अगर आपने हनीमून ट्रैवल कहीं अपलोड किया है तो वो भी आप इसमें एज ए एविडेंस आप लगा सकते हो पूरी फाइलिंग में, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्पाउस के साथ आपके किड्स हैं, चिल्ड्रन हैं, तो आप वो भी आपके साथ अकम्पनी करेंगे तो आपको उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे आप हस्बैंड वाइफ को, आपकी वाइफ वहाँ पर जो स्टडी कर रही है और आपने यहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट का, और आप चाहते हो कि आपके बच्चा है, कोई एक बच्चा है तो वो साथ लेके जाना चाहते हो,
तो उस केस में उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट डिटेल्स लगेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि अदर डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। अदर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, जो भी एप्लीकेंट है उसके एजुकेशनल या एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपने क्या स्टडी किया है, 12th किया है, बैचलर डिग्री करी है, मास्टर्स डिग्री करी है, उसके सारे सर्टिफिकेट्स लगेंगे। उसके बाद आपका वर्क डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि आप जॉब कर रहे हैं, आपका किस टाइप की जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयर से आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के लाना है। आपकी जो सैलरी आपके अकाउंट्स में आ रही है उसके प्रूफ चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए। सैलरी स्लिप्स में आपकी पूरी डिटेल होगा, आपके एम्प्लॉयर का भी डिटेल आ जाए, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन का या जॉब टाइटल जो है वो आ जाए। ठीक है। और उसमें सैलरी वगैरह जो भी है वो आ जाए। फिर फॉर्म 16 अगर आपका TDS वगैरह कट रहा है तो फॉर्म 16 आपको शो करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल एंड इनकम डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो लास्ट 3 ईयर्स की ITR आ जाए, 2 ईयर्स की भी चल सकती है बट 3 ईयर्स की हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट, जब आपका सेविंग्स अकाउंट है उसका 4 to 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट साइन एंड स्टैम्प हो, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ ऑनलाइन भी लगा देते हैं, जो आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करते हो वो भी लग सकती है। और उसके साथ अगर बैलेंस सर्टिफिकेट, आप करंट डेट का बैलेंस सर्टिफिकेट अपने बैंक से इशू करा लेते हो साइन एंड स्टैम्प, तो इसके साथ लगाओ। उसके बाद आता है कि जो आपकी और अदर एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स, लाइक आपने कुछ फिक्स डिपॉजिट्स ले रखी हैं, रेकरिंग डिपॉजिट्स हैं, PPO हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, तो उनके भी सर्टिफिकेट्स या उनके स्टेटमेंट्स साइन एंड स्टैम्प वो आप इसके साथ लगा दीजिए। उसके बाद आपका कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आप उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट, रजिस्ट्री या जमाबंदी की रिपोर्ट वो लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी अगर कोई इनकम में कोई रेंटल इनकम आ रही है तो उसका रेंटल इनकम का प्रूफ लगा सकते हैं, आपका रेंट एग्रीमेंट वगैरह लगा सकते हैं, और जो वहाँ से रेंटल इनकम आ रही है तो वो आपके ITR में शो हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपका CA से आप पूरी वेल्थ रिपोर्ट भी बनवा सकते हो, CA रिपोर्ट जिसे कहते हैं, तो इसमें टोटल आपका वो भी आप लगा सकते हो। उसके बाद आता है फैमिली इन्फॉर्मेशन। तो फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपको फैमिली की ID लगेगी और फैमिली के मेंबर्स का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, उनकी IDs वगैरह देनी पड़ेगी सबकी। तो ये आपके फैमिली इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है कि आपका अगर कोई चिल्ड्रन है या सिंगल चाइल्ड है और वो आपके साथ कंपनी नहीं कर रहा और आप उसे इंडिया में यहीं छोड़ना चाहते हो अपने माँ बाप के पास या अपने लॉज की फैमिली के पास, तो उसका एक एफिडेविट बनवाकर उसके साथ लगा दीजिए। क्यों, आप अपनी फैमिली डिटेल में तो उसकी शो कर रहे हैं बट कंपनी नहीं कर रहा है, तो आप उसके साथ लगा दीजिए। ये आगे आपके लिए भी सही रहेगा और बच्चों के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि एक प्रूफ भी मिल जाएगा कि ये बच्चे हैं और यही हैं इनके पास केयर टेकिंग में है। तो आगे अगर इन फ्यूचर आप उनको कॉल करना चाहें, उनको बुलाना चाहें, डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर को आप बुला सकते हैं, राइट। तो ये भी आप उसके साथ लगा दीजिए। उसके बाद आ जाता है कि स्पाउस के प्रूफ क्या लगेगा। जो आपका स्पाउस स्टडी कर रहा है कनाडा में, तो उसके प्रूफ क्या क्या लगने हैं। तो उसकी क्या लगने हैं कि आपका एक तो एनरोलमेंट लेटर लगना है, कॉलेज की तरफ से जो मिलता है एनरोलमेंट लेटर मिलेगा कि वो एक DLI इंस्टीट्यूट, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन में वो स्टडी कर रहा है या नहीं है। उसके बाद क्या आ जाएगा कि उसमें एक ये एविडेंस आएगा कि जो आपके स्पाउस ने उस DLI इंस्टीट्यूट में जो कोर्स लिया हुआ है वो PGWP एलिजिबल कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबल कोर्स है, राइट। तो वो उसका एक प्रूफ आ जाएगा। उसके बाद स्टडी परमिट का एक प्रूफ आ जाएगा और एक साथ में एक इन्विटेशन लेटर आ जाएगा। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स स्पाउस की तरफ से लगेंगे। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स या अदर प्रोसेस के पार्ट्स हैं वो क्या है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करके, क्योंकि आपका फंड्स का भी हो गया और उसका पर्सनल डिटेल्स भी आ गई, उसके बाद स्टडी के भी आ गए, उसके बाद आपके स्पाउस के भी आ गए, तो ये सारा कंपाइल करके आपकी फाइल लॉन्चमेंट हो जाएगी। ठीक है। तो फाइल लॉन्चमेंट जब करेंगे, आपका कंसल्टेंट करेगा या हमसे करा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अम्बेसी की आपको फ़ी भरनी है। अम्बेसी की फ़ी में क्या क्या पार्ट्स हैं, एक तो वर्क परमिट होल्डर फ़ी है, एक ओपन वर्क परमिट की फ़ी है और एक तीसरा है बायोमेट्रिक की फ़ी। ठीक है। तो ये आपने
ये फ़ी पे करनी है, ऑनलाइन पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक की प्रोसेस होगी। जब ये आप सारी फ़ी सबमिट कर देंगे, आपके एप्लीकेशन सारी सबमिट हो जाएगी एम्बेसी में ऑनलाइन, तो उसके बाद बायोमेट्रिक प्रोसेस के लिए कॉल आएगी। आप जो भी बायोमेट्रिक सेंटर में आप बायोमेट्रिक के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए आपकी अपॉइंटमेंट ली जाएगी। वहाँ जाकर अपना बायोमेट्रिक दे दीजिए, जिसे हम कहते हैं फिंगर्स देना, राइट। तो वो आपके पास हो जाएगा। उसके बाद आता है मेडिकल का प्रूफ। अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा के लिए आप जा रहे हैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट के ऊपर, देन यू हैव टू गो टू प्रोसेस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आपका लगेगा, तो मेडिकल एग्जामिनेशन की भी रिपोर्ट लगेगी। उसके बाद आपका वीज़ा रिजल्ट आ जाएगा। अब बात आती है कि इसका कितना प्रोसेस लग रहा है। आप IRCC की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आपका कितना नॉर्मली टाइम रहता है, वो अपडेट होता रहता है। जैसे अभी जो चल रहा है, अभी कह रहे हैं कि 14 डेज वर्किंग डेज में आप इसका प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा और उसमें आपका शो कर देगा। आप उसमें जो भी एप्लीकेशन होगा आप डालकर देख सकते हैं कि आपका अभी प्रोसेस कहाँ पर पहुँचा हुआ है। बट मैक्सिमम लेके चलिए कि आपका इसका 6 वीक्स टू 8 वीक्स तो लग ही सकता है अभी जो करंट सिनेरियो है। तो ये सारा था स्पाउस वीज़ा के साथ, ओपन वर्क परमिट के साथ कनाडा के लिए। आई होप कि ये वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो आपको समझ लगी होगी। अगर आप कुछ इसके बारे में पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, देन यू कैन कॉल मी अप ऑन माई नंबर विच इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन, विच इज़ 9034524683, and you can write me on the email ID which is given on the screen, vidwanglobal@gmail.com। तो इसी आशा के साथ कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से। आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए, और सभी लोग उनको शेयर कीजिए जो कि और भी कोई नीडी हो सकते हैं और भी कोई प्रोसेस को समझना चाहते हैं, या उनको कोई कंसल्टेंट समझा रहा है वो पूरी प्रोसेस नहीं बता पा रहा है या नहीं बताना है, तो वो लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो समझ सकते हैं। क्योंकि जो भी आप काम करने जा रहे हैं या जो भी आपका कंसल्टेंट काम करने जा रहा है आपके लिए, इट्स योर राइट टू नो कि क्या क्या वो स्टेप्स हैं जो होंगे, आपको मालूम होना चाहिए, राइट। तो इसी के साथ इस वीडियो में आपको मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।